Assalamu alaikum dear student. This is me Muhammad Waleed Anjan. I hope all of you will be fine. Student, the topic which we are going to discuss today is the working of the transistor as a switch. In the last lecture we have discussed about the working of the transistor as an amplifier. अब स्टूडेंट हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो एज ए स्विच काम करता है और ट्रांजिस्टर को हमने पढ़ा हुआ है कि ये बैक टू बैक टू पीएन जंक्शंस होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो मैंने एक जनरल सा लेआउट बनाया हुआ है जो हम पहले पीएन जंक्शन के लिहाज से डिस्कस करते हैं। एक ट्रांजिस्टर में चूंकि हमने कहा है कि दो पीएन जंक्शन होते हैं, अगर हम देखें तो ये एक एन और पी और ये एन, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और स्टूडेंट हमने जो ट्रांजिस्टर का जो कल भी सर्किट ड्रॉ किया था और आज भी मैंने जो सर्किट ड्रॉ किया हुआ है, इसके मुताबिक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास जो दो डिफरेंट सर्किट्स बनते हैं जिनमें से एक पीएन जंक्शन जो होता है वो एमिटर बेस जंक्शन होता है और एक को हम क्या नाम देते हैं कि वो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है। स्टूडेंट अगर हम ये देखें कि ये हमारे पास सपोज एक ट्रांजिस्टर है, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास एमिटर है और ये बेस है और ये कलेक्टर है। मैं आप लोगों को बुनियादी तौर पर उस इन बैटरीज का ये जो VCC है और ये VVB है जिसे हमने बेस बायस वोल्टेज कहा था या कलेक्टर कपल्ड वोल्टेज कहा था, इसकी फंक्शनिंग बताना चाहता हूँ कि ये हमने क्यों इस्तेमाल की थी। वैसे तो ट्रांजिस्टर में हम ये बात पढ़ रहे थे लेकिन यहाँ पर कुछ डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टूडेंट अगर हम देखें तो ये N है, इसके अंदर मेजॉरिटी जो है चार्ज कैरियर्स वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। पी के अंदर होल्स होते हैं, एन के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब एक एनपीएन ट्रांजिस्टर की हम वर्किंग देखते हैं तो इनके दरमियान में जो डिप्लीशन रीजन हैं, जो फर्दर डिफ्यूजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो एन से पी में हो रही होती थी, उनको रोकते थे। स्टूडेंट हम देखते हैं कि अगर मैं इस के अक्रॉस इसके दोनों अमीटर और कलेक्टर के क्रॉस अगर हम एक कोई भी सेल या कोई एक बैटरी लगा दें और उसको हम ये कहते हैं कि उसका अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो स्टूडेंट ये पॉजिटिव टर्मिनल चूंकि इसके एन के साथ अटैच है और इसी तरह से ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर एन के साथ अटैच है, तो हम देखेंगे कि इस ट्रांजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। इस बात को समझने के लिए अगर हम यहाँ पर एक बल्ब लगा दें, कि मैं ये कहूँ कि मैंने यहाँ पर इस सर्किट में एक बल्ब लगा दिया है और वो बल्ब मैंने इसलिए लगाया कि ताकि अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो करे तो ये ग्लो करे और अगर कोई करंट फ्लो ना करे तो ये ग्लो ना करे और मुझे इस बात का अंदाजा हो सके। तो स्टूडेंट अगर मैं सिर्फ एक बैटरी या एक सेल इस्तेमाल करता हूं जो कलेक्टर और एमीटर के दो टर्मिनल जो हैं एमीटर और कलेक्टर, जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये चूंकि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जिस पर एरो होता है वो हमेशा एमीटर होता है। ठीक हो गया बेटा जी। और अगर ये एमीटर है तो दरमियान वाला बेस है अगर, तो ऑटोमेटिकली ये जो थर्ड टर्मिनल होगा इसको हम क्या नाम देंगे, कलेक्टर का नाम देंगे। और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जो एरो होता है वो हमेशा एन साइड पर पॉइंट करता है, तो ये एन अगर है तो दरमियान वाला बी एन हो पी होगा सॉरी, और ये क्या होगा एन होगा, तो ये फिर ऑटोमेटिकली ट्रांजिस्टर कौन सा बन जाएगा, एन पी एन बन जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो बेस होती है वो एक सैंडविच होता है, जो अदर जो दोनों साइड पर होते हैं वो उनसे ऑपोजिट या डिफरेंट होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम देखें तो कलेक्टर और एमीटर के दरमियान ये वाला जो सेल है, ये वाली बैटरी जो है जिसको मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, अगर मैं ये कलेक्टर और एमीटर के दरमियान में अगर ये लगा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से इसके लगाने के बावजूद भी इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता। हमने कल जो सर्किट डायग्राम बनाई और आज जो बना रहे हैं इसमें हम एमीटर को कॉमन कहते हैं। ये ट्रांजिस्टर का यूज है एज ए कॉमन एमीटर, इसमें ट्रांजिस्टर को एज ए कॉमन एमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि एमीटर कॉमन होता है। अगर इस केस को मैं देखूं तो इसमें चूंकि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो मैं इस चीज को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये कहता हूं अगर इसी एमीटर के साथ मैं क्या करूं, मैं इसके साथ एक और सेल लगा दूं या एक बैटरी लगा दूं और वो मैं इस तरह से यहाँ पे प्लेस कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। मैं ये कहता हूं कि अगर मैं यहाँ पर एक सेल लगा लूं इस तरह से या एक बैटरी लगा दें इस तरह से, हमारे पास तो स्टूडेंट इस केस में आप लोग देख सकते हैं
कि हमारे पास ये जो पी एन होगा, एमिटर बेस होगा, इसको हम अगर देखें, बल्कि हम इसको यहाँ पे ये इसके साथ अटैच कर देते हैं, ये पॉइंट के साथ। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो P है ये हमारे पास इस सेल के पॉजिटिव से, और ये जो है ये N इसके नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो पी एन जंक्शन होगा ना, जो बेस और एमीटर का जंक्शन होगा, ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस के लिए हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि P साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और N साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अगर अटैच कर दें तो वो फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। अगर स्टूडेंट ये फॉरवर्ड बाइस होगा तो इस केस में एमीटर के अंदर करंट फ्लो करेगा। हम देखेंगे कि एमीटर से जो चार्जेस हैं वो बेस में जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम कहते हैं कि यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमीटर से बेस के अंदर जाएंगे। और अगर ये बेस के अंदर जाते हैं तो हमारे पास इस करंट को हमने क्या नाम दिया था, एमीटर करंट का नाम दिया था, और यही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं। हमने ये बात स्टूडेंट्स पढ़ी हुई है कि जो बेस है वो बहुत थिन है एज कंपेयर टू कलेक्टर एंड एमीटर, और इसमें हाई डोपिंग की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास दो ऑप्शंस बनती हैं, या तो वो बेस से हमारे पास, जैसे यहाँ पे हमने सर्किट पड़ा हुआ है, या तो वो बेस से हमारे पास इधर की तरफ आ जाएं या आगे कलेक्टर की तरफ चले जाएं। तो हम कहते हैं कि वो कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हमने ये बात पढ़ी थी कि ये जो VCC है इसकी वैल्यू हमेशा VVB से ज्यादा होनी चाहिए। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे, तो ये वो 3 स्टेप्स हैं जो हमारे पास ट्रांजिस्टर में भी हमने पढ़े थे। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए रिकॉल करवाए हैं कि बेसिकली जब हम एमीटर को कॉमन करते हैं और एमीटर और बेस के जंक्शन को किसी भी सेल या बैटरी के साथ जब अटैच करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमने एमीटर के करंट के जरिए से एक बेस में करंट फ्लो किया और बेस के करंट के जरिए से एक कलेक्टर में करंट फ्लो किया, और उस करंट के फ्लो की वजह से ये बल्ब ग्लो हो गया। तो इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि हमारे पास चूंकि कलेक्टर का करंट जो होता है वो बीटा इंटू आई बी के बराबर होता है, यानी कि कलेक्टर में से गुजरने वाला करंट बेस के करंट पर डिपेंडेंट होता है। तो लिहाजा इस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर ये बात मान लेते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन और इसकी ये जनरल जो डिस्कशन थी जो हमने पहले की हुई है उससे हमने इसको एक दफा रिकॉल कर लिया। अब स्टूडेंट आज का हमारा जो टॉपिक है वो द फंक्शनिंग ऑफ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच है। इस केस में भी हम ट्रांजिस्टर को एज अ कॉमन एमिटर ही इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट देखिएगा, मैंने इसी सर्किट को यहाँ पर ये देखें डायग्राम में बनाया हुआ है। ये डायग्राम में अगर हम देखें तो हमारे पास ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये उसका सिंबल है, और इस NPN ट्रांजिस्टर में हमने कलेक्टर के साथ एक बल्ब लगा दिया और एक VCC बैटरी जो हमारे पास यहाँ पर एक बैटरी थी, और इसी तरह से बेस को और अमीटर को, एक अमीटर और बेस का PN जंक्शन है उसको बाइसिंग के लिए VBB, और एक कलेक्टर और मीटर की हम कहते हैं PN जंक्शन है, कलेक्टर और बेस का सॉरी, और उसके लिए हमने एक VCC को साथ में अटैच कर दिया। स्टूडेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने आज डिस्कस करना है कि जो ट्रांजिस्टर है ये एज ए स्विच काम कैसे करता है, ये हमारा आज का एजेंडा है। देखिए, हम लोगों ने अभी ये बात पढ़ी है कि अगर एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस ना हो तो कलेक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि जब तक बेस में करंट फ्लो नहीं करेगा तब तक कलेक्टर में करंट फ्लो नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर ये कहूं कि बेस का करंट 0 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर बेस का करंट 0 है तो स्टूडेंट इसी से मुझे आप बताएं कि जो कलेक्टर होगा उसका करंट क्या होगा, उसका करंट भी 0 होगा, क्योंकि IC इक्वल्स टू बीटा IB है। और कलेक्टर में अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो हम ये कहेंगे कि ये बल्ब भी ऑन नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि जब ये करंट फ्लो नहीं कर रहा तो वो ट्रांजिस्टर एक स्विच के तौर पर काम कर रहा है, जो कि स्विच क्या है, ऑफ है, या वो सर्किट ओपन है। इस बात को समझने के लिए मैंने क्या किया कि ये एमीटर बेस जंक्शन अगर फॉरवर्ड बाइस नहीं है तो यही यहां पर आपने एक देखा एक स्विच जो कि इमेजिनरी स्विच है, ये हकीकत में तो नहीं है, ये हमारी एक सपोजिशन है कि तब हमारे पास ये जो स्विच होगा ये ओपन होगा, ओपन सर्किट होगा, ये हम कहते हैं स्विच ऑफ है।
और अगर ये ऑफ है तो बेस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और अगर बेस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो कलेक्टर में भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और यहाँ पर हमने एक एमीटर लगाया है जो कि मिली एम्पेयर में से गुजरने वाले करंट की वैल्यू को हमें बता रहा है, और उसके साथ हमने यहाँ पर एक बल्ब लगाया है जो कलेक्टर के करंट को अगर फ्लो करेगा इसमें से तो ये ग्लो करेगा। तो हम ये देख सकते हैं कि ये ग्लो नहीं कर रहा। स्टूडेंट, इस चीज को समझने के लिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास अगर ये बैटरी जो वी मैंने अप्लाई वी समझिएगा, ये मेरी पहली कंडीशन है कि अगर इसका जो पोटेंशियल है जो मैं यहां से दे रहा हूं वो लेस देन 0.7 वोल्ट है। वो कितना है? लेस देन 0.7 वोल्ट है। क्योंकि पीएन जंक्शन अगर ये सिलिकॉन का था तो पीएन जंक्शन सिलिकॉन के लिए कितने वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर है? 0.7 वोल्ट। ये पड़ी हुई है बात हमने। अगर हमारे पास इस बैटरी का पोटेंशियल या इस सेल का पोटेंशियल वीबीबी लेस देन 7 वोल्ट होगा स्टूडेंट, तो क्या होगा? तो हम ये कहेंगे कि यहाँ ये बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस नहीं कर सकता, और अगर ये बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस नहीं होगा तो यहाँ से कोई करंट भी फ्लो नहीं कर पाएगा, और अगर यहाँ बेस में से कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा तो कलेक्टर का करंट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो इस केस में हम ये कहते हैं कि यही हमारे पास जो कलेक्टर और एमिटर हैं ये हमारे पास एक तरह का स्विच का काम कर रहे हैं। देखिएगा, मैंने इस चीज को समझाने के लिए ये किया है कि ये कलेक्टर और ये एमिटर यहां पर लिख दिए हैं कि ये पॉइंट कलेक्टर है और ये पॉइंट एमिटर है, और ये एज ए स्विच काम कर रहे हैं। जब ये स्विच ओपन होगा तो हमारे पास यहां से कोई करंट यहां फ्लो नहीं करेगा, और अगर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो यहां पर लगा हुआ जो एमीटर है वो उसकी नीडल भी डिफ्लेक्शन नहीं करेगी, और इसमें यहाँ पर ये जो बल्ब लगा हुआ है ये भी ग्लो नहीं करेगा। और हम ये कहेंगे कि इस बैटरी का जो पर्पस था वो सर्व नहीं हुआ, क्योंकि इस केस में हमारे पास जो वीबीबी है वो लेस देन 7 वोल्ट था। इसका काम था बेस और मीटर के जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करना, लेकिन उसने नहीं किया। बेस और मीटर जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बाइस्ड, लेकिन वो नहीं कर सका। तो अगर नहीं कर सका तो हमारे पास बेस करंट जीरो होगा, और अगर बेस करंट जीरो होगा तो कलेक्टर करंट जीरो होगा। स्टूडेंट, इस स्टेट को हम ये कहते हैं कि जब इस तरह का कोई सिनेरियो होता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो किस स्टेट में है? कट ऑफ स्टेट में है। कट ऑफ स्टेट का मतलब है कि वो कलेक्टर करंट उसका जीरो होगा। ठीक है जी, इसे कट ऑफ रीजन भी कह देते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है स्टूडेंट हमारा कि अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास ये जो वी पोटेंशियल है ये हम कहते हैं कि एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट है। एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट है। तो हम स्टूडेंट इस स्टेट में कहेंगे कि हमारे पास ये जो बेस मीटर जंक्शन होगा ना ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, और अगर ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, जैसे हम यहां पर कहें कि अगर एग्जैक्टली इस वी की वैल्यू 0.7 वोल्ट, एग्जैक्ट 0.7 वोल्ट हम कह रहे हैं, तो उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से हम ये यहां पर लिखेंगे अ स्मॉल करंट फ्लोज इनटू बेस। बेस में हमारे पास एक स्मॉल करंट फ्लो करेगा, और उस करंट की वजह से क्या होगा हम कहते हैं कलेक्टर करंट विल आल्सो इंक्रीज। कि पहले बेस जब जीरो थी, बेस करंट जीरो था तो कलेक्टर भी जीरो था। अब ना तो बेस करंट जीरो है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बेस करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, चाहे उसकी वैल्यू कितनी स्मॉल क्यों नहीं। और अगर बेस करंट जीरो नहीं है तो कलेक्टर करंट भी अब जीरो नहीं होगा, बल्कि उसकी वैल्यू इंक्रीज करना शुरू कर देगी। स्टूडेंट, कल हमने ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में एक इक्वेशन पढ़ी थी कि हमारे पास जो आउटपुट पर वोल्टेज अपीयर होती है
जो कलेक्टर और अमीटर के टर्मिनल्स के दरमियान में थी, जिसको हमने आउटपुट वोल्टेज कहा था, इसकी इक्वेशन क्या थी? VCC माइनस ICRC। अगर आपको याद होगी तो आप लोग इस इक्वेशन को, चूंकि ये इक्वेशन हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करके बनाई थी। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन में आप खुद देखें कि हमारे पास अगर ICC बढ़ना शुरू हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि ICC के बढ़ने की वजह से ये फैक्टर बढ़ेगा, और इस फैक्टर के बढ़ने से जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो हम क्या कहेंगे? कम होना शुरू हो जाएगी। तो रिजल्ट इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि इस केस में हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होता है वो किस स्टेट में होता है? एक्टिव स्टेट में होता है। और अगर वो एक्टिव स्टेट में होता है तो करंट उसमें से फ्लो जरूर करता है बेस में भी और कलेक्टर में भी, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। स्टूडेंट लास्ट हमारा इसका जो सिनेरियो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, वो ये है कि जब इस VBB की वैल्यू को आप मजीद बढ़ाते हैं और इसका पोटेंशियल 0.7 वोल्ट से ज्यादा हो जाता है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? इस केस में हम ये कहते हैं कि हमारा इसका पोटेंशियल VBB का ज्यादा होने की वजह से ये जो पोटेंशियल है 0.7 से अगर ज्यादा होगा तो बेस करंट भी, जहरी सी बात है, पहले की निस्बत बढ़ जाएगा, और अगर बेस करंट बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा। यही सिनेरियो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि बेस करंट इंक्रीज, IB विल इंक्रीज, और उसके करस्पॉन्डिंगली IC विल आल्सो इंक्रीज। और अगर IB और IC इंक्रीज करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास इस ICRC का जो ड्रॉप होगा ये भी हम कहेंगे बढ़ जाएगा, और ICRC के ड्रॉप के बढ़ने का मतलब क्या है कि वही जो बल्ब होगा वो पहले की निस्बत ज्यादा ग्लो करेगा। ICRC के ड्रॉप को समझे स्टूडेंट, IC कलेक्टर का करंट है, RC यहाँ पर रेजिस्टेंस है जिसको हमने एक बल्ब की फॉर्म में यहाँ पर अप्लाई किया है, और अगर बल्ब के क्रॉस ज्यादा पोटेंशियल अपीयर होगा, ICRC ड्रॉप जब बढ़ेगा तो आप खुद ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये बल्ब पहले की निस्बत ज्यादा ग्लो करेगा, और हमारा ये जो रिजल्ट होगा इस स्टेट में हम ये कहते हैं कि जब हमारा ट्रांजिस्टर जाता है तो उसको हम नाम देते हैं सैचुरेशन स्टेट। और सैचुरेशन स्टेट में जो वोल्टेज अपीयर हो रही होती है अक्रॉस द आउटपुट वो ना होने के बराबर होती है, बल्कि आपकी बुक में उसने लिखा है कि तब कलेक्टर और एमिटर के दरमियान जो वोल्टेज अपीयर होती है वो नियरली इक्वल्स टू 0.1 वोल्ट। बहुत कम वैल्यू है, ये बुक पर बात लिखी हुई है। स्टूडेंट आप ये देखिएगा, अब आप इस बात को इमेजिन करें कि जब बेस और हमारे पास जो एमिटर का जंक्शन है फॉरवर्ड बाइस नहीं होगा तो हमारा ये जो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम करते हुए इस स्विच को ओपन कंसीडर करेंगे हम, और ओपन स्विच का मतलब होता है यहां से करंट फ्लो नहीं कर रहा, और अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो IB भी जीरो है और IC भी जीरो है। और स्टूडेंट इसी चीज को हमने यहां पर बनाया, ये तो हमारा कंप्लीट ट्रांजिस्टर का सर्किट है। यहां पर देखें, यहां पर सिर्फ ये कलेक्टर और एमिटर, ये दो पॉइंट्स कलेक्टर और एमिटर, ये पिछला नहीं है अब हमारे पास, कलेक्टर और एमिटर, और ये ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम कर रहा है, और वो स्विच क्या है? ओपन है। और अगर स्विच ओपन होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं ना तो एमीटर से हमारे पास कोई करंट की वैल्यू होगी और ना ही हमारा बल्ब ग्लो करेगा। और दूसरी कंडीशन में देखें, दूसरी कंडीशन का हमने डायग्राम यहां पे बनाई हुई है, और इस डायग्राम में हम ये देखते हैं कि जब यही ट्रांजिस्टर अपनी एक्टिव स्टेट में होता है या अपनी सैचुरेशन स्टेट में पहुंच जाता है तो बेस करंट कहते हैं बढ़ना शुरू कर देता है और कलेक्टर करंट भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बेस बढ़ेगी वैसे वैसे कलेक्टर करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और इस केस में हमारे पास यही जो स्विच होगा ये एज ए क्लोज्ड स्विच बिहेव करेगा, और अगर ये क्लोज स्विच बिहेव करेगा तो स्टूडेंट यहां से आप लोग देख सकते हैं कलेक्टर करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन भी ऐसे बताई गई IC, और जब वो इस बल्ब में से पास करेगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा, और जितना ICRC का ड्रॉप ज्यादा होगा हम ये कहते हैं कि उस बल्ब की जो लाइट है, जो उसका ग्लो है वो पहले की निस्बत या उसकी ब्राइटनेस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और स्टूडेंट इसी को हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वही कलेक्टर और एमीटर नाउ आर एक्टिंग एज अ क्लोज्ड स्विच। क्लोज स्विच का मतलब क्या है कि वो स्विच अब ऑन है,
और क्लोज सर्किट के तौर पर काम कर रहा है। और जैसे ही ये स्विच ऑन होगा तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास एमीटर की नीडल जो होगी ये भी डिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पर भी हम ये देख सकते हैं, तो इस बात के इंडिकेशन है कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और ये हमारा बल्ब भी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब हमें यहाँ पर उसने एक बात लिखी है, बोथ एमीटर एंड बेस act as control terminals of the switch। जो स्विच को कंट्रोल कर रहे हैं, और स्विच की कंट्रोलिंग से मुराद यहां पर ये है कि जब ये स्विच हम कहेंगे ओपन होगा तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब यही स्विच क्लोज हो जाएगा तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा। और ये स्विच ओपन कब होगा, ये स्विच ओपन तब होगा जब इस VBB की वैल्यू यहां पर लगे हुए PN जंक्शन के डिप्लीशन रीजन का जो पोटेंशियल है उससे कम होगी। चूंकि वो फॉरवर्ड बाइस नहीं होगा, जब तक फॉरवर्ड बाइस नहीं होगा तब तक उसकी बेस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन यही स्विच जब एज ए क्लोज स्विच बिहेव करेगा तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसी डायग्राम में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आ जाएगा। वो रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा कि वो स्विच क्लोज होते साथ ही बल्ब ग्लो करेगा और करंट उसमें से फ्लो करेगा। अगर हम स्टूडेंट यहाँ पर एक ग्राफ भी है, अगर हम उस ग्राफ को भी देख लें जो वोल्टेज और करंट के दरमियान में, ग्राफ between voltage and current। आउटपुट वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ है स्टूडेंट। जब हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ स्टेट में होता है ना, ये हम कहते हैं ये रीजन, और जब एक्टिव स्टेट में होता है तो ये रीजन है, और जब वो सैचुरेशन स्टेट में चला जाता है तो ये रीजन हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, इन तमाम पॉइंट्स को देखने से आपको अंदाजा हो जाएगा कट ऑफ स्टेट में जब वो था तो उसके पास जो करंट है वो बहुत, हम अगर इस पॉइंट पर देखें जब उसकी कट ऑफ रीजन की वैल्यू स्टार्ट हुई है तो करंट 0 है, और जहां तक वो कट ऑफ रीजन में रहता है वहां तक जो करंट है वो बहुत कम अमाउंट में है। और जैसे जैसे ये करंट बढ़ता जाता है, इस करंट को अगर हम कलेक्टर करंट कह लें, कि जैसे जैसे ये कलेक्टर करंट बढ़ता जाएगा तो आउटपुट पर अपीयर होने वाली जो वोल्टेज है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वो कम क्यों होगी, क्योंकि VCC में से ये फैक्टर हमारे पास क्या होना है, सब्ट्रैक्ट होना है। और अगर ये बढ़ता जा रहा है, मतलब पहले आप सपोज कर लें ये 10 है, ये 2 था, 10 में से 2 माइनस हो रहे थे तो 8 आ रहा था, अब ये 3 हो गया, 2 से बढ़ गए तो 10 में से 3 माइनस हो गए 7, ये 4 हो गया, 3 से बढ़कर 4 हो गया तो 10 माइनस 4 6, ये 5 हो गया, 10 माइनस 5 5, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू कम होती जा रही। तो आप देखिए जैसे ही आप कट ऑफ स्टेट से आगे जाएंगे, हम जिसे कहते हैं एक्टिव स्टेट, तो जैसे ही आप एक्टिव स्टेट में पहुंचेंगे तो आप लोगों का जो करंट होगा आप देख रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है, IC की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और उसके करॉस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होगा आउटपुट पर जो अपीयर होगा उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, ये देख सकते हैं कम होती जा रही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि ये आउटपुट पोटेंशियल है या वोल्टेजेस हैं, ये कम होते जा रहा है और करंट की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। और जब मैक्सिमम करंट पास कर रहा होगा, जिस स्टेट में हम ये कहते हैं कि हमारा जो, यहाँ पे मैं इसको एरो लगा के लिख देता हूं कि हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन स्टेट में चला जाता है, वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम होती है। और इसको आपकी बुक में डायरेक्ट उसने लिखा है 0.1 वोल्ट। वो कैसे लिखा है उसके लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो वो डायरेक्ट बात आपको समझ नहीं आएगी। तो उस केस में हम देख सकते हैं कि जो करंट है वो मैक्सिमम हो चुका है, और जब IC मैक्सिमम होगा तो हमारे पास आउटपुट पे अपीयर होने वाली वोल्टेज जो होगी वो बहुत कम होगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो
ट्रांजिस्टर की वर्किंग थी एज ए स्विच। जी स्टूडेंट, इसके बाद हम देखेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में बुक में लिखता है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग एम्पलीफायर सर्किट by discrete components, the whole package is integrated on a small silicon chip enclosed in a कैप्सूल, जो कि बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। is called operational amplifier, और हम इसको ऑप एम्प का भी नाम देते हैं। ओपी से मुराद ऑपरेशनल है, एम्प से मुराद एम्पलीफायर। ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है इसको हम आईसी बोलते हैं स्टूडेंट, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। और हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये एक डायग्राम के जरिए से हमें ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। कहते हैं सिलिकॉन की चिप के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब को हमने इंटीग्रेट कर लिया, और उन सबको इंटीग्रेट करने के बाद किसी एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर हमने उसको इनक्लोज कर दिया ताकि उसको एक्सटर्नल इफेक्ट से महफूज रखा जा सके। और वो जो हमारे पास एक सर्किट इंटीग्रेटेड जिसमें सारी चीजें इंटीग्रेट हुई हुई हैं, इकट्ठी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, उसको हम कहते हैं कि वो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है। अगर स्टूडेंट देखें हमारे पास इसके बाहर ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जिनको हमने नंबर दिया हुआ है, ये बेसिकली ये वो पिन्स हैं या वर्किंग टर्मिनल्स हैं। हम कहते हैं कि जिस इन पिन्स का कोई फंक्शन है, हर पिन एक फंक्शन सर्व करती है। अगर हम ये देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये जो पिन नंबर 2 है ये इन्वर्टिंग इनपुट है, ये पिन नंबर जो 3 है ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। मतलब ये 2 और 3 दोनों ही एज एन इनपुट काम कर रही है, इनपुट। ठीक हो गया स्टूडेंट। और स्टूडेंट उसके बाद ये जो 4 है माइनस वीसीसी, हम ये आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है। और ये जो 7 है इसके लिए प्लस वीसीसी, और ये जो 6 है ये हमारे पास आउटपुट पिन है। हर पिन का एक फंक्शन है। हम चूंकि यहाँ पर मैंने जिन चीजों के बारे में लिखा है क्योंकि इनकी हमने डिस्कशन कर ली इसलिए मैंने लिख दिया। अगर हम इसी ट्रांजिस्टर के या इसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम ये कहें जिसको हमने इंटीग्रेट किया हुआ तमाम कंपोनेंट्स को बनाने के बाद इसका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो सिंबल बनता है वो ये बनता है। अगर हम इस सिंबल को देखें तो इस सिंबल में हमारे पास 1 2 ये दोनों इनपुट टर्मिनल्स हैं। इस इनपुट टर्मिनल को हम कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, और इसको हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। क्यों कहते हैं ये जब हम इनकी फंक्शनिंग पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको हम कहते हैं ये आउटपुट टर्मिनल है, और ये दोनों क्या है इनपुट टर्मिनल्स है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं कि ये इनपुट है और ये दोनों इनपुट ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने बात की अभी 4 और 7 की, ये बेसिकली हमारे पास ये पॉजिटिव वीसीसी और ये नेगेटिव वीसीसी ये इस तरह से लगे होते हैं। ये बेसिकली वो पॉइंट्स हैं जिसके जरिए से पावर सप्लाई की जाती है एम्पलीफायर को। तो हम कहते हैं
कि बेसिकली इनपुट टर्मिनल जैसे टर्मिनल्स होते हैं जिनका कुछ पोटेंशियल तो है या जिन पर कोई सिग्नल तो प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन कोई करंट इसमें से एम्पलीफायर के अंदर हम कहते हैं फ्लो नहीं कर सकता या नहीं करता, इन शॉर्ट हम ये कहते हैं। उसकी क्या रीजन है, वो क्यों नहीं करता, ये हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये बेसिकली क्या फंक्शनिंग है। हम ये कहते हैं, हमारी बुक पर बड़ी आसान सी डायग्राम्स बनी हुई हैं, कहते हैं हम जो कोई भी इनपुट हमारे पास, जो कोई भी आप सिग्नल एज एन इनपुट प्रोवाइड करेंगे इन्वर्टिंग टर्मिनल को, अब एम्पलीफायर लफ्ज का मतलब हम कल पढ़ चुके हैं कि उसका काम है उस इनपुट को एम्पलीफाई कर देना। मिसाल हम इसकी इस तरह से लेते हैं, कहता है कि ये सपोज करें कि हमारे पास ये एक वेवफॉर्म है जो कि एक इनपुट है, और इस इनपुट को हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एम्पलीफायर जो है इनपुट का, जिसको इन्वर्टिंग टर्मिनल का नाम दिया, इस पर अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट जो आउटपुट हमें मिलेगी वो एम्पलीफाइड वर्जन जरूर होगा, वो इनपुट के मुकाबले में वैल्यू जरूर ज्यादा होगी, लेकिन वो इन्वर्ट भी हो चुकी है। इन्वर्ट होने से मुराद कि उसका जो फेज चेंज होता है वो कितने का हो जाता है, 180 डिग्रीज का फेज चेंज। कि इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम एक वेव फॉर्म के लिहाज से देखें कि ये मीन पोर्शन से ऊपर जो वेव का पोर्शन था जिसे हमने क्रस्ट कहा था, और ये ट्रफ, तो ये जो क्रस्ट है ये ट्रफ में चेंज हो गया, और जो ट्रफ था वो क्रस्ट में चेंज हो गया। ये सिर्फ बताने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ पॉइंट, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। इसके बाद हम कहते हैं स्टूडेंट जो हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, इसे नॉन इन्वर्टिंग क्यों कहते हैं, इसे नॉन इन्वर्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी इनपुट हम यहां पर अप्लाई करते हैं वो आउटपुट पर हमारे पास एम्पलीफाइड जरूर होती है, लेकिन उसका फेज चेंज नहीं होता। हम उस चीज को कहते हैं कि उसमें कोई फेज चेंज नहीं है। कि अगर सपोज हमारी इनपुट है और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट भी देख सकते हैं एग्जैक्टली उसी फेज में जिसमें इनपुट है। यानी कि अगर ये क्रस्ट है तो ये भी क्रस्ट है, ये ट्रफ है तो ये भी ट्रफ है। तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ इसका मतलब फेज चेंज नहीं हुआ, या हम कह सकते हैं फेज चेंज इज इक्वल टू 0, ताकि हमें बात समझने में भी आसानी हो जाए। तो ये हमारे पास चूंकि हमारी इनपुट को इन्वर्ट नहीं करता, इसलिए हम इसे नॉन इन्वर्टिंग का नाम दे देते हैं, और जो हमारी इनपुट को इन्वर्ट कर देता है उसे हम इन्वर्टिंग टर्मिनल का या इन्वर्टिंग इनपुट का नाम दे देते हैं। स्टूडेंट इसी तरह से हमारे पास एम्पलीफायर की जो इनपुट रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस कहता है जो हमारा ये जो एम्पलीफायर है इसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस कहां एक्ट करेगी, बिटवीन इनपुट टर्मिनल्स। और बुक पर आप देख भी सकते हैं उसे क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है RIN, इनपुट रेजिस्टेंस। और कहता है कि ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है ये बहुत हाई होनी चाहिए, ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेवरल मेगा ओहम्स। क्या वजह इसकी, इसलिए इतनी हाई होनी चाहिए ताकि कोई भी करंट यहां से इन्वर्टिंग से नॉन इन्वर्टिंग की तरफ या नॉन इन्वर्टिंग से इन्वर्टिंग की तरफ इसके अंदर फ्लो ना करे। जो हमने बात स्टार्ट पर की थी कि इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के अंदर करंट फ्लो नहीं कर सकता एम्पलीफायर में से। तो हमारे पास इसलिए इनपुट रेजिस्टेंस को बहुत हाई होना चाहिए। और इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम बात करें आउटपुट रेजिस्टेंस की, तो जो हमारी आउटपुट रेजिस्टेंस है, जो हम उसका सर्किट बना लेते हैं, उसका सिंबल भी बना लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल इनपुट के, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग।
जो हमारे पास आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान में यह रेजिस्टेंस है, यहाँ इसको मैं अलग कलर से बनाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। इसको हम आउटपुट रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, और इस आउटपुट रेजिस्टेंस आर ओ की वैल्यू बहुत स्मॉल होनी चाहिए ताकि हमारे पास जो भी फीडबैक देना होता है हमने, जो आउटपुट से इनपुट की तरफ होता है, वो हमारी बड़ी डिटेल डिस्कशन हो सकती है। अभी आप लोगों के स्कोप तक या लेवल तक हम इस बात को यहाँ तक ही पढ़ लेते हैं कि नेगेटिव फीडबैक का अभी हमने कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना। तो हम ये कहते हैं कि हमारी आउटपुट रेजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्टूडेंट, हमारे पास जो इनपुट के दो टर्मिनल जिनको V नेगेटिव और V पॉजिटिव बोला जाता है, और आउटपुट का टर्मिनल जिसे VO बोला जाता है। अगर हम देखें तो हमारे पास, जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो ट्रांजिस्टर की गेन होती है या एम्पलीफायर की गेन होती है, वो हमारे पास क्या है, आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज की जो रेशो है। तो हमारे पास यहाँ पर एक टर्म है जिसे हम नाम देते हैं ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन, ये जो ओपन लूप गेन होती है स्टूडेंट, ए फॉर द गेन कहा था, और ओपन लूप के लिए OL लिखा हुआ है यहाँ पे। हम ये कहते हैं ये रेशियो है किसकी, आउटपुट वोल्टेज की और डिफरेंस की, किसके डिफरेंस की, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इनपुट एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इनपुट, यानी कि नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग के दरमियान जो डिफरेंस है, इन दोनों डिफरेंस की वैल्यू और जो आउटपुट पर अपीयर होने वाली वोल्टेज है V आउटपुट और उस डिफरेंस की रेशियो जो है वो हमारे पास क्या है, ओपन लूप गेन है। और हम ये कहते हैं स्टूडेंट, यहां से ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो ओपन लूप गेन है ये भी बहुत हाई होती है। क्यों हाई होती है? आप इमेजिन करें, अगर इनके अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा, सपोज करें, इसका मतलब ये है कि ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, क्योंकि अगर दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हो तो हम कहते हैं उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो हम कहेंगे इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अगर सेम है तो डिफरेंस जीरो आ जाएगा। और प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो उस डिफरेंस के जीरो होने की वजह से समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इनफिनिट आंसर आ जाता है। तो ओपन लूप गेन ऑफ द जो एम्पलीफायर होती है वो बहुत हाई होती है। तो स्टूडेंट, ये वो चंद एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि एम्पलीफायर से रेलिवेंट है, और इन्हीं एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर हम इसकी फंक्शनिंग को पढ़ेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।